नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे भारत की सियासत में साध्वी प्रज्ञा होने का क्या होता है मतलब, कैसे तमाम संगीन धाराओं में फंसी हुई एक आरोपी राजनीति के केंद्र में आ जाती हैं, और इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा नाटक जिसमें जनता कहीं पीछे छूट जाती है। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह मंदिर जा रही हैं, भिक्षा मांग रही हैं, गोसेवा कर रही हैं, और यही उनके लिए चुनाव है जिसके लिए लगातार वो सुर्खियां भी बटोर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह समझ गई हैं कि इतने कम समय में जनता के बीच काम से नहीं कलाकारी से ही पहुंचा जा सकता है, और उनका अभिनय कमाल का होता है, एकदम सधा हुआ, स्वाभाविक, जैसे ये भिक्षाटन। ये मेरा अधिकार है, मैं कमा करके नहीं खा सकती, मैं कमा करके चुनाव नहीं लड़ सकती, तो मैं भिक्षा मांग करके, मेरा अधिकार है भिक्षा मांगना, भिक्षाटन करना, तो मैं भिक्षा मांग करके अपना चुनाव लड़ूंगी। मतलब प्रज्ञा सिंह वीर सपूतों को अपने श्राप से मार तो सकती हैं, उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान से आतंकवादी हमला भी करा सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने लायक दमड़ी का वरदान नहीं मांग सकती। बिल्कुल, मैं भिक्षा मांग करके चुनाव लड़ूंगी, और जो भी मुझे मिलेगा मैं उसमें अपनी तप तपस्या मिला करके, समर्पण मिला करके, मेरा बच्चा खुश रहे। प्रज्ञा सिंह लोगों के बीच जाने, चुनाव प्रचार करने, नीतियों और कार्यक्रमों पर बात करने के अलावा हर काम कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र उनका सबसे बड़ा चुनावी सपना है। इस सपने में धार देने के लिए उन्हें गौशालों में जाना पड़ता है, कैमरे के लिए ही सही, गो सेवा करनी पड़ती है, गायों पर बात करनी पड़ती है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। समझ रहे हैं आप? स्वामी रामदेव के सीधे मुकाबले में अब जाकर कोई आया है, और आया भी है तो ऐसा कि एंटीबायोटिक सुई गोली बनाने वाली कंपनियों के कान से धुआं निकल गया है। गौमूत्र जो है हाई एंटीबायोटिक है। आप 1 डोज लेंगे, जैसे जुकाम है आपको बहुत तेज, आप 1 डोज लेंगे उसका, गौमूत्र का 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला करके अगर आप पी लेंगे, आपका तत्काल रिलीफ मिलेगा। गौधन को मैं संरक्षित करूंगी और उनका संवर्धन करूंगी। इसे कहते हैं ठोस वादा। प्रज्ञा सिंह जहां भी जाती हैं, अपने अंदाज में, अपने रंग में जाती हैं। हालांकि इन दिनों उन्हें आने जाने में कुछ दिक्कत हो रही है। जब से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खराब स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं और टनाटन प्रचार कर रही हैं, तो बीमार कैसी, तभी से प्रज्ञा सिंह का कष्ट बढ़ गया है। कंजेस्टेड थी, और जो उठा सकते थे हमारे लोग, जो सहयोगी हमें होते हैं, वो वहाँ तक नहीं जा, इन्होंने मना कर दिया वहाँ जाने को। और सीढ़ियाँ कंजेस्टेड थी, सीढ़ियाँ बहुत थी, इसलिए व्हील चेयर ले जाने के लिए उन्होंने लड़कियों को, कुछ लड़कियों को वहाँ नियुक्त किया था। वो लड़कियाँ पूरी तरह से पसीना पसीना हो गई, उनके चेहरे के कष्ट में देख करके मैं खुद कष्ट में थी। दरअसल प्रज्ञा सिंह मुहूर्त वाला पर्चा भरने चुनाव कार्यालय पहुंची थी। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि मुहूर्त वाला पर्चा क्या होता है और असली वाला क्या होता है। आज मैंने मुहूर्त का फॉर्म जमा कर दिया है। हमारा विधिवत जो फॉर्म है वो मैं कल भरूंगी, विधिवत फॉर्म कल भरूंगी। आज मेरा मुहूर्त का फॉर्म था, और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं बिल्कुल आनंद और ठाकुर के ध्यान में रह करके मैं अपना फॉर्म भर के, जो हमारा मुहूर्त का था, इसलिए वो मैंने पूर्ण किया। सीधे भगवान से कनेक्शन इसी को कहते हैं। प्रज्ञा सिंह मंदिर में जाती हैं, झूमती गाती हैं, आरती आचमन करती हैं, जैसे यही उनके लिए चुनाव है।
ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ठाकुर उसको कहते हैं जो इतना बड़ा है कि सब उसकी संतान हो जाते हैं और वो सबका संरक्षक है, पालक है और उसके सानिध्य में सब सुखी रहते हैं। और संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता क्या है, उसके सपने क्या है, उसकी लालसा, उसकी उम्मीद क्या है, क्या करेंगी उनके लिए। कहते जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा। ये जो है जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अराजकता फैल जाती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब प्रभु स्वयं जन्म लेते हैं। लग ही नहीं रहा कि प्रज्ञा सिंह जनता का वोट मांगने भोपाल आई है। ऐसा लगता है जैसे वो यज्ञ अनुष्ठान हवन भभूत करने आई है। कभी भूल से भी नहीं कहती कि उनके जीत जाने से जनता को क्या फायदा होगा। ये काम उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। माला मैं तब पहनूंगी जब धर्म की जीत हो जाएगी, तब मैं विजय माला। राहुल कंवल, भोपाल, आज तक। वैसे आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह को बीजेपी ने बहुत लंबी खोज के लिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा है। कई लोगों के इनकार के बाद उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसे दिग्विजय सिंह जैसे बड़े चेहरे के सामने लोग सुने। लोग ना साध्वी प्रज्ञा सिंह को सुन रहे हैं, बल्कि वो जो कह रही हैं उसे चुनाव के मुद्दे भी अब ऐसा लग रहा है बदलते हुए चले जा रहे हैं। हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होता, भगवा कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। मेरा बीजेपी से कोई पुश्तैनी झगड़ा तो नहीं है, विचारों की लड़ाई है। ये अवसर मैं मानती हूँ इस चीज को कि ये अवसर ईश्वर ने दिया है। न मुश्किल हुआ न आसान हुआ। कोई दूसरा भी होता तो भी मैं चुनाव ऐसे ही लड़ता जैसे आज लड़ रहा हूँ। NIA ने इसको पूरा दबाव बना के इस प्रकार का काम किया है। कोर्ट ने मुझे निर्दोष सिद्ध किया है। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों कहती हैं। मेरे कार्यकाल में तो उनके खिलाफ एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। ये हो जाता तो बात ही क्या थी, लेकिन जयकारा जब चुनाव का नारा बन जाता है तो इसमें से भरोसे का वजन गायब हो जाता है और बच जाता है हिंदू और मुसलमान। भोपाल में यही हो रहा है। ये चुनाव वास्तव में ये सिद्ध करेगा कि भगवा आतंकवाद होता ही नहीं है, क्योंकि मुझे जिस प्रकार से टॉर्चर किया और जिसने किया, जिसके कारण मैं टॉर्चर हुई हूँ, वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि दिग्विजय के चक्कर में हो, क्योंकि ना वो होम मिनिस्टर थे, ना CM थे, ना वो किसी पद पे आसीन थे, तो उनकी वजह से आप कैसे टॉर्चर हुए? बिल्कुल, वो नहीं थे, सूत्रधार थे और उनके कारण, यानी सूत्रधार व्यक्ति के कारण ये पूरी मानसिकता एक उभर करके आई और उन्होंने हिंदुओं को, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करने वाले राष्ट्र धर्मियों को, भगवाधारियों को, हम सब को, सन्यासियों को अंदर डाला। राजा भोज की नगरी इन दिनों राजनीति की बहुरंगी छटाओं की भूमि है और सबसे बड़े रंग हैं कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह और बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह। दिग्विजय सिंह को पता है कि प्रज्ञा सिंह उन्हें लेकर इस कदर कुपित है कि सारे श्राप भी भस्म हो चुके हों। मुझे समझ में नहीं आता वो क्यों कहती हैं। मेरे कार्यकाल में तो उनके खिलाफ एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ। उनको नाराज होना चाहिए, शिवराज सिंह से होना चाहिए। उसने 2 बार उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। बात तो सच है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को जेल में डालने वाले शिवराज सिंह इन दिनों उनके सबसे बड़े फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बने हुए हैं। दरअसल प्रज्ञा सिंह व्यक्तिगत दुश्मनी को राजनीतिक मुनाफे के सबसे बड़े सामान में बदलना चाहती है, लेकिन 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को आतंकवाद की आरोपी रही प्रज्ञा सिंह अपने आंसुओं से क्या तिरोहित कर देंगी। बस अब हिंदू मुस्लिम बात के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास का कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम बात, उस पर वोट मांग रहे हैं बस। उसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। अभी परसों साध्वी जी आई थी यहाँ, 25 लोग इकट्ठा नहीं हुए उनके प्रोग्राम में। राजा साहब हमारे सबसे अच्छे प्रत्याशी है इस बार।
आज तक भोपाल लोकसभा में ठाकुर साहब के बाद कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया। आप तो सब पहली बार नोट कर टिकट लीजिए, इतना 4 अच्छा लाख टिकट है। बिल्कुल पक्का है। दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर के पास हिंदू मुसलमान के अलावा देश को देखने की न तो कोई नजर है और न ही कोई नजरिया। दिग्विजय सिंह तो एक व्यक्ति है, ये इस प्रकार की विचारधारा की हमारी लड़ाई होती है। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। एक तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज दिग्विजय सिंह है, तो दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाने की एक आरोपी प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंक। दिग्विजय सिंह ने तो कहा, दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा। ये आज हर प्रकार का आतंकवाद गलत है। कहते हैं कि पार्टी के तमाम अनुरोधों के बावजूद बारी बारी से साध्वी उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतरने से इनकार कर दिया था। ऐसी सूरत में बीजेपी को आतंकवाद की एक आरोपी को अपने कंधे पर बैठाना पड़ा। यूपीए की सरकार रहते हुए भरपूर कोशिश की, साजिश रची और वो साजिश बेनकाब हो गई। अब आप साध्वी के चुनाव लड़ने पर ही आपत्ति कैसे प्रकट कर सकते हो? भारत की नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ रही हैं। दरअसल साध्वी को उतारकर बीजेपी ने भोपाल के चुनाव को सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान में बदल दिया है। देखिए कैसे। भोपाल में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, 4.5 लाख। इसके बाद पिछड़े, फिर ब्राह्मण और 3 लाख से ज्यादा दलित। साध्वी प्रज्ञा को उतारते ही दिग्विजय सिंह के पक्ष में 4.5 लाख मुसलमान वोटर अपने आप मुड़ जाएंगे। ओबीसी वोट कई हिस्सों में बटेंगे। ब्राह्मण वोट पर बीजेपी का दावा है और दलित वोटों का भी बटना तय है। दिग्विजय सिंह साध्वी की दुविधा पर जमकर चुटकी लेते हैं। ने टेरर से जुड़ा, उसको तो आपने मंत्री बना दिया, उसको तो आपने बीजेपी का एमपी बना दिया। बीजेपी की मिनिस्ट्री में मोदी जी ने उनको पावर मिनिस्टर बना दिया, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। मैंने कभी भी हिंदू आतंकवाद की बात नहीं की है। साध्वी की जुबान को इस पर काट मार जाता है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, दिग्विजय तो साध्वी की आध्यात्मिकता को भी चुनौती देते हैं। मैं कभी भी धर्म को का उपयोग राजनीति में नहीं करता। मैंने 6 महीने तक नर्मदा परिक्रमा की। कहा था मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, तो पूरी परिक्रमा में मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं की। पैराशूट से सीधे भोपाल गिरी प्रज्ञा सिंह नहीं बता पाती कि राजनीति की इन महीन चालों से वो कैसे लड़ेंगे। विश्व में भारत को बदनाम करने का प्रयास, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास, भगवा को बदनाम करने का प्रयास, ये जो हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास, ये जो है ये आज से नहीं है, ये 2008 से पहले का है। किंतु 2008 में तो मुझे भी उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत अंदर डाल दिया। देखिए भोपाल का खेल हो गया है बेहद दिलचस्प, और जनता के लिए जितना दिलचस्प है, नेताओं के लिए उतना ही मुश्किल। जीते कोई, लेकिन आसान न तो ये दिग्गी के लिए है और न ही प्रज्ञा के लिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। साध्वी के सबसे बड़े दुश्मन है दिग्विजय सिंह, लेकिन शहीद हेमंत करकरे से तो वो घृणा करती हैं। उन्हें श्राप देने की बात तो वो खुलेआम कह चुकी हैं। इस पर उनका भारी विरोध भी हुआ, भारी भद्द भी पिटी, लेकिन उनके तेवर नरम नहीं पड़े। तो देखिए कि आखिर वो क्या वजह हैं जिनके कारण आतंकवाद की एक आरोपी एक शहीद से इतनी नफरत आखिर क्यों करती हैं। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। इस बयान के बाद पूरा देश समझ गया था कि प्रज्ञा सिंह भारत के नाम पर कुर्बान हो जाने वाले शहीद हेमंत करकरे से कितनी नफरत करती है। लेकिन उनकी इस नफरत पर बीजेपी की फजीहत हो गई। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में 2-2 फर्रे भेज दिए। साध्वी प्रज्ञा को जवाब देना पड़ा, हमने तो हेमंत करकरे का नाम ही नहीं लिया। मतलब जो कहा था हवा में, हवा को, हवा के लिए, हवा द्वारा की गई हवा हवाई बात थी। लेकिन फिर से सुनिए साध्वी की हेमंत करकरे से नफरत। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा, उस दिन सूतक का अंत हो गया। तो इतनी नफरत क्यों करती हैं प्रज्ञा सिंह एक शहीद से? एक शहीद जिस पर पूरे देश को गुमान है, उससे प्रज्ञा सिंह की घृणा की वजह क्या है? और क्या वजह है कि आतंकवाद की एक आरोपी युधिष्ठिर की तरह सत्यनिष्ठा के प्रवचन दे रही है और देश सुन रहा है? इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं, किसी के भी लिए। दरअसल एक लंबी तफ्तीश के बाद
हेमंत करकरे ने इंसानियत की रूह को रौंदने, बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने और देशद्रोहियों की कठपुतली बन जाने के आरोप में प्रज्ञा सिंह को जेल में डाला था। तब वो महाराष्ट्र एटीएस के मुखिया हुआ करते थे। हमने जो आरोपी जो सस्पेक्ट्स है जिनके खिलाफ एविडेंस अवेलेबल है उनको हमने पिकअप किया है। जांच के उलझे हुए सिरे खुलने शुरू हुए तो समझौता धमाके से लेकर सुनील जोशी की हत्या और फिर मालेगांव धमाके तक प्रज्ञा सिंह के प्रताप की कुंडलियां भी खुली। लेकिन इसके पहले कि आरोप अदालतों में साबित होते जांच एनआईए को सौंप दी गई। हेमंत करकरे शहीद हो गए, देश की सरकार बदल गई, अदालत बदल गई, जज बदल गए, यहाँ तक कि वकील बदल गए, दलील बदल गई, आरोप बदल गए। नतीजा ये हुआ कि जो 4 दिन पहले तक आतंकवादी था उसे संत हो जाने की छूट मिल गई। अब प्रज्ञा ठाकुर का बिगड़ा हुआ मुकद्दर देखिए। एनआईए ने 2016 में लिख कर दे दिया कि मालेगांव धमाकों की आरोपी नंबर 1 अब बेकसूर नंबर 1 है, लेकिन अदालत ने कह दिया हम नहीं मानते। मकोका हटा देने के बाद भी जरा एनआईए की चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह की तारीफ में दर्ज विशेषण सुन लीजिए। हत्या की साजिश, दंगा फैलाना, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना, यूएपीए की धारा 18 और 16 गैर कानूनी हथियार रखना। यह हेमंत करकरे की लंबी तफ्तीश के बाद ही हुआ कि आज बीजेपी के नई साध्वी की कुंडली आईपीसी की तमाम धाराओं से विभूषित और अलंकृत है। बदले हुए समय में इंसाफ के बदले हुए तमाम नजरिए के बाद भी एनआईए की चार्जशीट ने साध्वी प्रज्ञा की देशभक्ति की शान में ये चंद धाराएं लगाई है। 2008 मालेगांव आतंकी धमाकों के दाग हैं उनके दामन पर। 6 बेकसूरों की जान गई थी, 80 घायल हुए थे। शहीद हेमंत करकरे ने ही ये पता लगाया था कि जिस मोटरसाइकिल में बम बांधकर मालेगांव में बच्चों और बुजुर्गों तक को उड़ा दिया गया वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। साध्वी प्रज्ञा इन तमाम आरोपों को खारिज करती रही है और कहती रही है कि उन्हें करकरे ने फंसाया था। सच तो ये है कि मेरे पोजीशन में वो गाड़ी थी ही नहीं, और दूसरी बात ये अभी मामला पेंडिंग है कोर्ट में, इसलिए मैं इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहूँगी। लेकिन सच ये है कि वो गाड़ी मेरे पोजीशन में 4 वर्ष यानी 2008 में ये प्रकरण हुआ है। 2004 में मैं वो मोटरसाइकिल बेच चुकी थी। दरअसल जिस आत्मविश्वास से प्रज्ञा सिंह अपनी बेकसूरी की दुहाई देती हैं, वो हैरानी पैदा करता है, क्योंकि अभी तक वो बेकसूर है नहीं। वो देश की शांति और भाईचारे पर बारूद बरसाने की बाकायदा आरोपी हैं। उन्हें बरी करने की अर्जी अदालत ने उठाकर फेंक दी थी और कहा था हम कुछ तथ्यों, सबूतों और गवाहों को दरकिनार नहीं कर सकते। आज तक ब्यूरो। भोपाल में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावेदारी ठोंकी तो लोकसभा की इस सीट पर पूरे देश की नजरें गड़ गईं। जहां दिग्विजय सिंह लोगों से अपने जुड़ाव और काम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं साध्वी प्रज्ञा भगवा आतंकवाद के मुद्दे को सुलगा रही हैं। लेकिन भगवा आतंक पर दिग्विजय सिंह के एक सवाल ने साध्वी की बोलती बंद कर दी। देखिए। हमारे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए। हम गर्व करते हैं इस बात पे। हिंदुत्व को आतंकवाद बोला है, वो उनका हमारे लिए एक वो मुद्दा रहेगा। मुद्दा नहीं, मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। जोगिया भेष धारण करने वाली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए यही हिंदुत्व है, जिसमें आक्रोश है, गुस्सा है, तेवर है और हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। लेकिन इनके हिंदुत्व की अवधारणा पर सबसे बड़ी चोट पहुंची थी जब मालेगांव में बम धमाका हुआ था। 29 सितंबर 2008 मालेगांव बम धमाका कांड। सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए आतंकी हमले ने आतंकवाद के एक नए प्रकार को सामने रखा। तत्कालीन सत्ता की परिभाषा में इसे भगवा आतंकवाद कहा गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यूपीए सरकार में कृषि मंत्री रहे शरद पवार से लेकर गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे तक पर आरोप लगा कि इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गया है इन्वेस्टिगेशन में, वे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है
वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम वो देख रहे हैं, इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद बात, स्पोर्ट, मालेगांव का स्पोर्ट, इसमें अभी सब दिख पड़ रहा है, एक एक दिख पड़ रहा है कि वहां जाके बॉम्ब प्लान करना और बाकी ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू आतंकवाद शब्द को पकड़ा और इसे हिंदुस्तान की 80% से ज्यादा आबादी के सम्मान से जोड़ दिया। भोपाल में अब मालेगांव के आतंकवादी बम धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारकर बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरा जोर लगा दिया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए साध्वी ने कहा कि ये चुनाव हिंदू आतंकवाद के नारे के खिलाफ जनता की मुहर के लिए। चुनाव ही इसलिए लड़ रही हूँ कि ऐसे शब्दों को देश में स्थापित करने का प्रयास, विश्व में भारत को बदनाम करने का प्रयास, क्योंकि भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास, भगवा को बदनाम करने का प्रयास, ये जो हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास, ये जो है ये आज से नहीं है, ये 2008 से पहले का है। किंतु 2008 में तो मुझे भी उन्होंने इस षड्यंत्र के तहत अंदर डाल दिया। इस कारण से मेरे मन में एक ही बात आई कि क्यों नहीं ये चुनाव जो है ना, इस चुनाव में ये सिद्ध हो जाएगा कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होता, भगवा कभी भी आतंकवाद नहीं हो सकता। नहीं तो आपको लगता है कि इस्लाम आतंकवादी हो सकता है? क्योंकि आतंकवादी तो इंसान होता है, वो किसी भी धर्म से हो, बिल्कुल क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो इस्लामिक भी हो सकता है। ऐसे थोड़ी कि कोई भी हिंदू नहीं हो सकता या सारे मुसलमान ही होंगे। टेररिस्ट तो अलग अलग रिलीजन से आए हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति में ये है ही नहीं, सनातन संस्कृति में ये विषय है ही नहीं। परंतु जहाँ काटने की, छांटने की ये परंपराएं अगर सिखाई जाती हैं, कोई भी मत पंथ हो, मैं एक ही बात कहती हूँ उसके लिए कि कोई भी मनुष्य के विरुद्ध तो नहीं जाता, मानवीयता के विरुद्ध तो नहीं जाता है। इस सवाल पर कि आतंकवाद तो किसी धर्म में हो सकता है, हमारी संस्कृति में कोई आतंक है ही नहीं, हम मानवता के विरुद्ध नहीं जा सकते। वक्त के पैमाने पर हिंदू या भगवा आतंकवाद की परिभाषा भी फिसलती रहती है। नहीं तो हिंदू आतंकवाद के सवाल पर सुशील कुमार शिंदे ने तो माफी मांग ली थी, लेकिन तब गृह सचिव रहे आरके सिंह ने भी इस शब्द को उछाला था। आज वो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक ने साध्वी के सामने ये सवाल उठाया तो जवाब बहुत संकुचित हो गया। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन हुआ, मक्का मस्जिद का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दरगाह शरीफ ब्लास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन सब में करीब 10 नाम ऐसे आए हैं जो एक्यूज्ड है, चार्जशीटेड है, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचारक, या कोई न कोई रोल आरएसएस में रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स हैं विटनेसेस के, ये आए हैं और इसको मुझे समझता हूँ कोई डिनाई करेगा। जिसने टेरर से जुड़ा उसको तो आपने मंत्री बना दिया, उसको तो आपने बीजेपी का एमपी बना दिया, बीजेपी की मिनिस्ट्री में मोदी जी ने उनको पावर मिनिस्टर बना दिया, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। दिग्विजय सिंह कहते हैं जिस शख्स ने हिंदू टेरर टर्म को इन्वेंट किया वो तो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे आरके सिंह, जो कि अगर आप जीत गई हो सकता है कैबिनेट में हो, पावर मिनिस्टर थे पिछली दफा। वो तो विद्युत मंत्री हैं देश के, वो होम सेक्रेटरी थे उस वक्त यूपीए की सरकार के टाइम पे। बिल्कुल हो सकता है। इस विषय में मैं ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कहूंगी कि अब मैं आई हूँ, आगे देखती हूँ। आज हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल बन चुकी साध्वी प्रज्ञा के निशाने पर दिग्विजय सिंह हैं, जिनके खिलाफ वो भोपाल में मोर्चा ले रही है। लेकिन हिंदुत्व पर बदले माहौल और मिजाज को भांपते हुए दिग्गी राजा ने भी अपना सुर बदल लिया है। आज सियाराम का नारा लगा रहे हैं, तो इससे पहले ही आतंकवाद को हिंदू या भगवा से हटाकर आरएसएस से जोड़ दिया था। कोई ना भगवा आतंकवाद है ना हिंदू आतंकवाद है, संघी आतंकवाद मैं कहता हूँ। अजमेर दरगाह शरीफ में जो बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए वो संघ के प्रचारक थे कि नहीं थे? ये भी बात सही कि सभी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो संघ से संबंधित क्यों होते हैं?
धर्मांधता फैलाने वाली विचारधारा से हिंदुत्व के साथ क्यों संबंधित होते हैं? क्यों है ऐसे? और कोई क्यों नहीं पकड़े जाते? प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे पर विकास भी है, राष्ट्रवाद भी है और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक तेवर भी। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने इस पूरी चुनावी सरगर्मी को हिंदुत्व की धारा में मिला दिया है। राहुल कंवल, भोपाल, आज तक। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा बीजेपी के लिए कभी भावनात्मक मुद्दा भर रह जाता है तो कभी मुख्य चुनावी मुद्दा बन जाता है। इन सब के बीच चुनावी राजनीति में पैर रखने वाली साध्वी प्रज्ञा के लिए बाबरी मस्जिद ध्वंस पर दिया गया बयान महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कह दिया है, जिससे मुश्किलें साध्वी की बढ़ गई हैं। 6 दिसंबर 1992 से पहले जुटे इन्हीं कार सेवकों में वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी रही होंगी, जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस को अपनी बहादुरी का बखान माना है। अरे प्रभु राम जी के मंदिर पे अपशिष्ट पदार्थ थे, हमने उनको हटा दिए। हम गर्व करते हैं इस बात पे, हमारे देश का स्वाभिमान जागा है। हम प्रभु राम जी का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। जिस तरह साध्वी प्रज्ञा ने मुंह खोला, वैसे शायद ही किसी बीजेपी नेता ने अब तक बोला हो, लेकिन साध्वी के बयान पर बीजेपी को ही जवाब देते नहीं बन रहा है। सर, आपने कहा कि आप भोपाल से नहीं लड़ेंगे, आप मध्य प्रदेश में रहना चाहते हैं। आपने टिकट दे दी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। अब वो हर रोज कोई बयान देती हैं, कहती हैं कि मैं राम मंदिर पे आई है, मैं कहती हैं कि मैं बाबरी मस्जिद के ढांचे पे चढ़ गई, मैंने गिरा दिया। अब इससे नुकसान हो रहा है क्या बीजेपी को? देखिए, एक भारत की ऐसी बेटी जो सन्यासी है, अपने पूरे जीवन को एक मकसद के लिए जिन्होंने समर्पित किया है, उनको बिना किसी अपराध के कानून का दुरुपयोग करके आप जेलों में रखते हैं। अत्याचार और अन्याय उनके ऊपर होता है। आप भगवा आतंक या हिंदू आतंक जैसे शब्द गढ़ लेते हैं हमारे जो प्रतिपक्षी मित्र हैं, और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। मैं पूरे दृढ़ता के साथ ये कहता हूं कि हिंदू और आतंकवाद कभी कोई तालमेल नहीं है। शिवराज सिंह मंजे हुए राजनेता हैं, लेकिन साध्वी अपने बयान की चुनावी तीव्रता को नहीं भांप पाई। भोपाल में जिला निर्वाचन अधिकारी ने साध्वी प्रज्ञा पर इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। साध्वी ने चुनाव आयोग के नोटिस के जवाब में कहा था, मैंने किसी जाति, धर्म, समुदाय, भाषा इत्यादि के बीच उन्माद या धार्मिक भावनाओं को आहत करने अथवा ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से बयान नहीं दिया था, बल्कि मेरे द्वारा दिए गए बयान मेरी स्वयं की अंतरात्मा की आवाज को व्यक्त करता है। लेकिन ये जवाब चुनाव आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाया। वैसे वोट बाजार में खड़ी साध्वी प्रज्ञा ने एक दिन बाद ही अपने तेवर ढीले कर लिए। भी हमारी पीड़ा थी, सबने मिलके एक ऐसा कार्य किया कि जिससे सबका स्वाभिमान जागा। परंतु ये कोई विवाद का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का है, धर्म का विषय है, ये हमारे आत्मा का विषय है, ये हमारी संपूर्ण एक चेतना का विषय है। अयोध्या विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर तोल मोल के बोल निकालते हैं, लेकिन बीजेपी में हिंदुत्व की फायर ब्रांड, बल्कि कहिए कि नई ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी साध्वी प्रज्ञा अभी अपने रॉ में है, और यही बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। राहुल कंवल के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का आरोप है कि जेल में उनको इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उनको कई गंभीर बीमारियां हो गई। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं, और तो और उन्हें कैंसर तक हो गया। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी का इलाज उन्होंने गोमूत्र और पंचगव्य से किया। अभी तो 48 साल की हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें चलने में इतनी दिक्कत इसलिए हो रही है कि जेल में इन्हें बुरी तरह सताया गया था। इनका आरोप है कि इसी कारण इनको कैंसर तक हो गया। कांग्रेस ने जो भी हमारे साथ किया है, मैं उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, और मुझे देखकर कोई भी व्यक्ति ये तो समझेगा कि इनको तकलीफ है। दूसरी बात, मेडिकल रिपोर्ट झूठी हो सकती है क्या? फिर ये किस आधार पर बोलते हैं? वो तो ये कहते हैं कि आप कैंसर वगैरह का इलाज ही नहीं करा रही, आप तो आयुर्वेद के जरिए जा रही हैं। कोई गारंटी है ही नहीं कि साध्वी जी जो कहती हैं वो हुआ भी उनके साथ की नहीं। तो शरीर की चीड़ फाड़
कोई यूं ही करवा लेगा। और एक ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे 4 से 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेडिकल जब जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पर इलाज हुआ। लेकिन मैं सन्यासी हूँ और मुझे अपनी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है, क्योंकि मेरे पिताजी आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। तो पिताजी आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के कारण मेरा बचपन जो है ना, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा में ही बीता। कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने गोमूत्र और पंचगव्य से ही अपना इलाज कर लिया और कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक कर लिया। श्री साध्वी चुनावी कथा हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।